नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का यह सेशन बेहद खास इसलिए क्योंकि जापान फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे लोगों की रूह इनके इतिहास को याद करने लगी है। एक ऐसा इतिहास जिसमें इतना अत्याचार कि जापान के बारे में अगर जान लें तो शायद नफरत हो जाए। एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में चर्चा करने से लोग डरते हैं क्योंकि शब्द इतने भयावह हैं कि जापान अगर वापस से वैसा ही बन गया तो दुनिया में अब तक जितने भी आपने क्राइम देखे हैं शायद वो क्राइम छोटे लगने लगेंगे। अगर आपने हिटलर की यातनाओं को सुना है तो जापानियों की यातना को आप उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज के सेशन में जिक्र होगा केवल एक घटना से। दुनिया के बदलते वैश्विक हालात में हाल ही में जापान ने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करते हुए कहा है कि वो दुनिया को अब लीथल वेपन बेचना शुरू करेगा। ये बात कोई बड़ी बात थोड़ी है। भारत ने तो खुद ने अपना बजट रखाया हुआ है कि हम इतना करोड़ का वेपन बेचेंगे। जापान का बेचना इतनी बड़ी बात कैसे है? साथियों, ये बात बिल्कुल वैसे है कि अगर किसी देश ने यह प्रण ले रखा था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर हमारे हाथ में हथियार आया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी, ये बिल्कुल वैसे है कि इसने हथियार उठा लिया है। जापान की नीतियों में हुआ यह परिवर्तन आने वाले समय में दुनिया के लिए चिंता बन गया है, इसलिए बड़ी हेडलाइन बन रही है। हेडलाइन है, जापान लिफ्ट बैन ऑन लीथल वेपन एक्सपोर्ट इन मेजर शिफ्ट ऑफ इट्स पॉलिसी। हर जगह इसे एक मेजर शिफ्ट ऑफ इट्स पॉलिसी कहकर पुकारा जा रहा है। अपनी नीतियों में इतना बड़ा परिवर्तन जापान ने कर क्यों लिया? इतिहास जुड़ता है वर्ल्ड वॉर 2 की घटना से। आपको मैं आज के सेशन में इतिहास बताऊंगा, वर्तमान में इस बात का महत्व बताऊंगा और जापान के बदलने के कारण भी बताऊंगा। आज के सेशन में जिक्र होगा कि भारत के लिए जापान ने पेशकश की है कि हम भारत को अपना मुगामा क्लास का जो वॉरशिप है वो देने की प्लानिंग में है। यूक्रेन को ड्रोन तकनीक देने की प्लानिंग में है। खबरें बनती हैं कि यूक्रेन चाहता है कि जापान उसे ड्रोन में मदद करे और गार्डेड मोगामी वॉरशिप जो है वो भारत के साथ डिजाइन करे। भारत के साथ डिजाइन कर रहा है तो अच्छा ही होगा। इस तर्क को साइड में रखिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि मैं आपके साथ में कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं साझा करूंगा जिसमें आपको आज जब देख करके दुनिया के हालात दिखेंगे तो इसके पीछे का इतिहास समझने में थोड़ा मदद मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश कर लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि हमारी खबरें आप तक इंस्टेंट पहुंचती हैं और हमें दिखता है कि इतना प्यार हमारे साथ है। क्योंकि ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। आप इसे सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बनिए। आइए साथियों, चर्चा है हाल ही के अंदर जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची के कैबिनेट में लिए एक फैसले की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम हथियारों का निर्यात करेंगे और 80 साल से चला आ रहा जो वेपन एक्सपोर्ट पर रोक है वो हटा देंगे। आप पूछेंगे, हैं वेपन एक्सपोर्ट पर रोक हटा के इन्होंने खुद का ही भला किया हो, खुद का ही नुकसान किया होगा? सोचिए, कोई देश अगर यह कसम खा के बैठा हो कि वो वेपन एक्सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी आदतें जानता था कि अगर मेरे हाथ में वेपन लग गए तो मैं दुनिया के लिए, जो आप आज नॉर्थ कोरिया, ये जितने भी तमाम प्रकार के आप उपद्रवी देशों की कल्पना करिए, अगर आपके दिमाग में एक लेवल है तो आइए आज मैं आपको एक दूसरे लेवल से, कई बार मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है, फिर से एक बार बताता हूं कि जापान ने जो लेवल रखा है घृणा होने लगती है। साथियों, आज जब जापान नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में एक उन्नत तकनीक वाला देश जिसने टोयोटो जैसी कंपनी दी हो, सोनी पैनासोनिक जैसी मतलब तकनीक वाली कंपनियों को दुनिया को दिया हो, ये सुनकर के बढ़िया अच्छा सा फील होता है। जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं तो सिंगापुर, जापान ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। दुनिया के मैक्सिमम देश जापानी लोगों को वीजा फ्री एंट्री देते हैं कि आप बहुत ही सिविल और सिविक सोसाइटी वाले लोग हैं, आप आएं और हमारे पास में बिना किसी भी वीजा के एंट्री ले लें। इतना अच्छा देश जो आज आपको दिखाई देता है, इसका इतिहास उतना ही डार्क है। जब चर्चा हो इतिहास की तो दुनिया में दो बड़े मेजर इवेंट हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम पर। वर्ल्ड वॉर 1 की फिलहाल प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए कट टू द पॉइंट वर्ल्ड वॉर 2 की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। जब जापान एक्सिस पावर का हिस्सा हुआ करता था, जर्मनी को हिटलर लीड कर रहे थे और इटली को मुसोलिनी लीड कर रहे थे, उस समय जापान ने दुनिया में जो कहर बरपाया था उसकी शुरुआत ग्रेटर ईस्ट एशिया को
प्रोस्फियर स्फीयर बनाने की अवधारणा थी, जिसमें जापान ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का निर्णय लिया। एक तरफ एक्सिस पावर में इटली, जर्मनी, जापान थे, तो उससे लड़ने के लिए अलाइज पावर में यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे, और साथ में यूएसएसआर भी थोड़े समय बाद इसके अंदर जुड़ गया था। जहां एक और आप सुनते हैं कि जापान एक साथ हिटलर के इन देशों से लड़ रहा था, तो ये लड़ कैसे रहा था? और हिटलर जो है वो अपना मैदान लड़ रहे थे, और जापान ने जो कहर बरपाया था वो शायद सबसे ऊपर कहर कहा जाएगा। शुरुआत होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ है, लेकिन 1931 के अंदर जापान ने मंचूरिया नामक एक स्थान पर कब्जा कर लिया था, जो मंगोलिया और चाइना और रशिया इन तीनों के साथ बॉर्डर साझा करता हुआ एक क्षेत्र था। इस जगह जब कब्जा स्थापित किया और सेकेंड 1937 के अंदर चाइना के साथ जापान का एक युद्ध हुआ, जिसमें एक बड़े हिस्से पर चाइना के जापान कब्जा करके बैठ गया, जिसमें नानजिंग मैसेकर जैसी एक बड़ी भीषण घटना हुई, जिसमें लाखों निर्दोष नागरिकों की हत्या, बलात्कार, अत्याचार, तमाम चीजें हुई। इन सभी घटनाओं से जापान के खिलाफ एक भय का माहौल चाइना में, साउथ कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर, नीचे की तरफ आसियान जो कंट्रीज हैं इन सब के अंदर भर गया था। वर्ल्ड वॉर शुरू 1939 में हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये आपस में झगड़ लिए थे, और जापान की जो सेना है वो अपनी क्रूरता से इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस क्रूरता पर अब तक बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस आ चुके हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी हैं, तमाम प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन सब में सबसे भीषण और विभत्स यूनिट 731 के कारनामे हैं। 731 यूनिट, जिसके बारे में द गार्जियन ने वर्ष 2018 के अंदर जब प्रकाशित किया, तो 731 यूनिट के वो लोग जिन्होंने जापान की तरफ से 731 में काम करते हुए यातनाएं दी थी, उन लोगों के भी टेस्टिमोनियल्स शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कैसी कैसी यातनाएं दिया करते थे। उन्होंने स्वीकार किया। जापान की तरफ से रिलीज इस डॉक्यूमेंट से यह आत्मस्वीकारोक्ति थी कि ये खुद घृणित हैं उस कार्य से जो इन्होंने किया। कैसे कार्य? साथियों, असल में इनकी एक यूनिट हुआ करती थी। जैसे आज हम सुनते हैं कि अमेरिका के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं, भारत के पास में अपनी कुछ प्रकार की फोर्सेज हैं। आप नाम सुनते हैं, कहीं किसी कोबरा फोर्स का नाम सुनते हैं, कहीं आप सुनते हैं कि भाई नेवी सील कमांडो अमेरिका के पास है। तो ऐसे जब हम सुनते हैं, ऐसे ही इनकी एक यूनिट थी 731 नाम से। जब आपने दुश्मन पर कब्जा किया तो उसके बहुत सारे लोग आपके पास बंधक के रूप में उपलब्ध हुए। जापानी लोग उन बंधकों के ऊपर प्रयोग किया करते थे। कैसे प्रयोग? किसी को ठंड में पटक दिया तो क्या होगा, किसी पर गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, किसी को गोली मारी जाएगी तो शरीर में क्या होगा, किसी पर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो शरीर पर क्या होगा, किसी का बलात्कार होगा तो क्या होगा, किसी के साथ में अगर यौन संक्रमित व्यक्ति का यौन संबंध स्थापित करवाया जाएगा तो सिफिलिस जैसी बीमारी महिला पर क्या असर डालेगी और पैदा होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। इस तरह की गंदी मानसिकता के साथ इन जापानियों ने अपने कैदियों के साथ जो बर्बरता की, यह डॉक्यूमेंटेड है, 2018 की गार्जियन रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित हुआ है। डेली मेल नाम के अखबार की खबर को माने तो 3000 से अधिक कैदियों के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। जापान एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है कि आज भी वो विज्ञान के अंदर प्रयोग करता है। पहले वो चूहों और बिल्लियों पर, खरगोशों पर होने वाले प्रयोगों की जगह इंसानों पर प्रयोग करता था जो इसके बंधक थे, और ये प्रयोग बकायदा 1945 तक चले हैं। और इन प्रयोगों में जिस तरह की बातें थी, जैसे लोग कितना ज्यादा सर्दी सहन कर सकते हैं, एक व्यक्ति को जो बंधक है उसे साइबेरिया तक की ठंड में ले जाकर छोड़ना कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर में क्या परिवर्तन, और ऐसा नहीं है कि उसको प्रताड़ित करना है, नहीं, अपने सैनिकों को पूरी तरह भेज करके ये डॉक्यूमेंट करवाना कि इतना डिग्री टेंपरेचर पर क्या हो रहा है, और जब टेंपरेचर हो तो उसे मारकर चेक करना कि जम तो नहीं गया है, अगर जम गया है तो फिर से उसको गर्म पानी डालकर फिर छोड़ना। और यह केवल इसलिए कि प्रयोग से उन्हें यह डेटा पता हो कि इंसान के शरीर पर हो रहे अत्याचार क्या असर डालते हैं। शरीर के अंदर वायरस डालना कि यह वायरस जाएगा तो शरीर में किस तरह का संक्रमण करेगा। बिना एनेस्थीसिया लगाए जीवित बॉडी के अंदर सर्जिकल प्रैक्टिकल करके देखना कि शरीर में क्या हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इतनी दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा, दूर से गोली मारी जाए तो क्या असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों को बिठा बिठा करके ये 731 यूनिट कैदियों पर प्रयोग करवाती थी कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। व्यक्ति कितना अधिक प्रेशर फील कर सकता है, 25 जी के फोर्स पर क्या होगा, 30 जी के फोर्स पर क्या होगा, उसके शरीर पर प्रयोग करके देखना और जिंदा शरीर को काट करके यह देखना कि ऐसी प्रतिक्रिया, मतलब इनके पास 731
कैदियों की एक प्रयोगशाला थी जिसमें कैदियों को जबरन यौन संबंध बनाने के ऊपर मजबूर करना कि अगर मना किया तो गोली मार देना, मतलब कैदियों से वो सब यातनाएं करवाना जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसके बारे में बोलने भर से रूह कांपती है। बहुत लंबे समय तक ये जानकारियां पब्लिक में नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक में आना शुरू हुई तो उसके बाद में जापान के प्रति भयंकर घृणित माहौल बना। लोगों को यह जस्टिफाइड लगा कि अच्छा किया अमेरिका ने इनके ऊपर बम मार करके इनके हौसलों को पस्त किया। अमेरिका कैसे एंट्री किया? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1941 में इनके अंदर इतना हौसला आ जाता है कि अमेरिका का पर्ल हार्बर पर जहां जहाज खड़ा था, जहां पर यूएस ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ था, वहां पर ये लोग अचानक हमला कर देते हैं। इतना बड़ा हमला कि हजारों सैनिकों का मारा जाना, नेवी का तहस नहस हो जाना देखा जाता है। और इसके पीछे का कारण था कि जापान पैसिफिक ओशियन के अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। कुछ इस प्रकार के दृश्य से आप समझ सकते हैं कि जापान का ये जो सरप्राइज हमला था पर्ल हार्बर पर, जिस पर हाल ही में ट्रंप ने उनकी प्रधानमंत्री तकाइची को बैठकर कहा कि सरप्राइज के बारे में तो जापानियों से ज्यादा कौन जानता है। जब उनसे पूछा गया कि आपने जो ये हमले किए अभी हाल ही में ईरान पर, ये बड़े सरप्राइजिंग थे, तो बोले जापान से ज्यादा जो पर्ल हार्बर पर कर चुके हैं इनसे ज्यादा कौन जानता है। ये वो घटना है जिसने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया था, अन्यथा अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने वाला नहीं था। वो तो बढ़िया वो बनकर बैठा हुआ था कि लो भैया मुझसे उधार ले जाओ और काम करो। 1941 पर्ल हार्बर पर हमला, जापान के हौसले बुलंद थे। 41 से 42 के बीच में जापान ने चाइना, फिलीपींस, मलया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, हांगकांग, इन सब पर कब्जा कर लिया। और इन सब पर कब्जा करते हुए यह तय किया कि जिसके पास जो स्ट्रेंथ है वो मेरी हो। आप ऐसे समझिए ना, 1895 का जापान या आज का जापान आपको ऐसा दिखाई देता है। 1942 के जापान को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि आज का भी अगर आप इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब उठाकर ब्रुनेई वगैरह सब देखिए, ये सब जापान था साथियों, ये सब जापान बन चुका था। आप अगर एरिया देखें तो आप सोचिए कि ये जापान है आज का, लेकिन इसका जो क्षेत्र था मंचूरिया से लेकर के ये पूरा कोस्टल चाइना, इवन भारत के भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक पहुंचते हुए अंडमान निकोबार वगैरह, इन सब पर आप देखते जाइए कहां कहां तक इसका क्षेत्र व्यापक हो चुका था। यह जापान 1942 में था। मतलब इत्तुसा आइलैंड वाला जो देश है, इसने सब तरफ अपना कहर बरपा रखा था। और इस कहर बरपाने में इसने बकायदा मतलब यह हालत और हद पैदा कर दी थी कि अगर कोई भी देश इसकी बाधा बनता तो यह क्रूरता से उसके अंदर डर भर देते थे कि हम क्रूअल हैं, मतलब हमसे आप युद्ध में केवल समर्पण की बात मत करना, हम कैदियों के साथ, बंधकों के साथ, वहां की आमजन के साथ, युद्ध के नियम होते हैं कि युद्ध सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन इनको बंधकों के साथ में अत्याचार करने थे। इसीलिए आज भी जापान को लेकर के कोरियन पेनिनसुला के अंदर, चाइना के अंदर भयंकर नफरत के भाव है, क्योंकि उनके इतिहास का यह हिस्सा है कि हमारे साथ क्या यातनाएं हुई हैं। अच्छा, इस बीच में क्या होता है कि 1942 के अंदर थोड़े थोड़े से हालात बदलने लगते हैं। बैटल ऑफ मिडवे के अंदर ऐसा हुआ कि जापान के कुछ सेंटर्स पर अमेरिका ने हमले करने शुरू किए, जिसमें से कहीं उनके विमान वाहक पोत गिरा दिए। ऐसे ही एक बैटल ऑफ गुडान कैनाल था जिसके अंदर जापान को हार का सामना करना पड़ता है। जहां जहां इन्होंने आइलैंड पकड़े होते हैं, अमेरिका उसके बड़े बड़े आइलैंड्स को कब्जाने लगता है। धीरे धीरे अमेरिका इसको पछाड़ना शुरू करता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जापान हार मानने से इनकार कर देता है। फाइनली अमेरिका जब इसे तमाम प्रकार से समझाता है, यह नहीं मानता, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। और उसके बाद में इधर बम गिरे हैं अगस्त में, और 15 अगस्त को जापान कहता है कि सर सरेंडर करते हैं हम। प्रॉपर तरीके से सरेंडर होता है और उसके कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है कि सब हो गया। ये लीजिए, जापान का समर्पण होता है और जापान के समर्पण के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। मतलब समझिए कि 1939 से लेकर के 45 के बीच में जापान का जो कहर 6 साल बीता, उससे भी 15 साल पहले से ये लोग हरकतें करते आ रहे थे। इतना लंबा साल जापान ने दुनिया में अपनी आक्रामकता, अपने हथियार, अपने वेपन से दुनिया में कहर बरपाया। अब जब इतना कहर आ गया तो आप सोचिए कि जो युद्ध जीत चुके हैं, अमेरिका, यूएसएसआर, ये सब युद्ध जीत के बैठे हैं, इनने कहा जापान के पास फिर से ये क्षमताएं ना आए, इसके लिए क्या करें। तो फिर तय किया गया कि जापान को वेपन बनाने ही मत देना, अदरवाइज ये दुनिया के लिए संकट खड़ा कर देगा। इसलिए अमेरिका ने अपना एक जनरल जिसका नाम डगलस मैकअर्थर था, उसे भेजा और कहा कि तुम जाओ और जापान के लिए पूरी राजनीतिक और सैन्य स्थिति पैदा करके आओ कि ये कैसे रहे, कि देश तो रहे लेकिन ये सैन्य शक्ति ना बने। इसके लिए जापान का संविधान लिखवाया गया।
1947 में जापान ने अपना संविधान लिखा, उसमें एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल का नंबर था 9, और उसमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह डाला गया कि जापान औपचारिक रूप से युद्ध करने के अधिकार को त्याग रहा है। यानी जापान अब कभी युद्ध नहीं करेगा और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए कभी भी सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। जैसे अपने मूल अधिकार है, ऐसे जापान के संविधान में यह आर्टिकल डाला गया कि भैया सॉरी, हम युद्ध नहीं करेंगे और हम हर तरह से समर्पण करते हैं। संविधान में डाल दिया कि युद्ध नहीं करेंगे। जापान ने कसम खा ली कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और जब यह आर्टिकल में डाला गया तो दुनिया के सामने एक बड़ा इतिहास बना कि यार ऐसा कैसा संभव है कि कोई देश संविधान में लिख चुका है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम ना युद्ध में, कभी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद हो जाएगा हम यूएन का इस्तेमाल करेंगे, वेपन नहीं उठाएंगे, हम सॉरी बोलते हैं। साहब, इन्होंने सॉरी बोलते हुए अब अपनी इमेज शुद्धिकरण का प्रयास किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब विजेता जो राष्ट्र थे वो अब इनके काले कारनामों को पब्लिक के सामने रख रहे थे कि देखो इनके क्या कारनामे हैं। जापान ने अपनी सारी गलतियां मानी और कहा कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। बकायदा एक ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साझा हुई, जिसमें अमेरिका के साथ में यह डील की गई कि अमेरिका और जापान एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी पैक्ट में रहेंगे, और यूएस सिक्योरिटी ट्रीटी 1960 में साइन करके यह तय किया कि अमेरिका अब जापान की सुरक्षा करेगा। आज अमेरिका के अगर दुनिया में लगभग 150-200 जगह अगर कहीं बेसिस हैं, तो आज भी अमेरिका के लगभग 55,000 से 60,000 सैनिक जापान में रहते हैं पूरे टाइम। वो इसलिए कि आज हम जापान की सुरक्षा करते हैं, ये सिक्योरिटी पैक्ट है। जापान अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, केवल इनोवेशन पर प्रयास करेगा। एक सिक्योरिटी ट्रीटी इन दो देशों के बीच में साइन हो जाती है, और इस सिक्योरिटी ट्रीटी के साथ साथ ही यह तय होता है, 3 प्रिंसिपल बनाए जाते हैं कि अगर जापान किसी भी देश के साथ व्यापार करना चाहता है आर्म एक्सपोर्ट के, तो कई तरह से वो स्कैनिंग करेगा। वेपन एक्सपोर्ट बना भी लिया तो नहीं करेगा, लीथल वेपन में तो एंट्री नहीं करेगा। और तो और जापानियों ने अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए अपने सिविक सेंस पर कि हमारी नैतिकता कितनी है, हम कितने अच्छे लोग हैं, इन सब के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। जैसे अपने आर्टिकल 9 का दुनिया भर में विज्ञापन किया कि साहब हम तो युद्ध वाले देश ही नहीं है। इसके साथ साथ खुद को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की रणनीति अपनाई कि हम डिफेंस पर पैसा खर्च ना करते हुए पावर पर पैसा, इकोनॉमी पर पैसा खर्च करेंगे। शिक्षा और सामाजिक अनुशासन दुनिया में लाकर देंगे, साफ सफाई, एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी, समाज में अनुशासन, इन सब चीजों को कि लोगों को लगे कि जापानी लोग बेस्ट लोग होते हैं, इन तरह के लोगों को मोरल एजुकेशन दिया जाना शुरू हुआ। मतलब जापानियों के प्रति लोगों में एक सॉफ्ट पावर बनने का वो दिखे कि जापानी लोग अच्छे होते हैं, तभी तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर बैठे हुए होते हैं। साथ ही साथ यूएन के अंदर बहुत पार्टिसिपेट करना कि कोई भी मसला हो यूएन जाएंगे, किसी से हम झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, यह प्रमाण है साहब 2026 का कि सेकंड नंबर पर जापान बैठा है, जहां भारत 75वें नंबर पर बैठा है। अर्थात आज जापानियों को 188 देशों के अंदर वीजा फ्री एंट्री है। 193 यूएन के अंदर देश हैं, 2 और जोड़ दो तो 195 हैं। उनमें से 188 देश में जापानी लोग बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं। पासपोर्ट हो बस चले जाओ, आप जापानी हो, लोग आपको इतना अच्छा मानते हैं। हो गया साहब, ओके। फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि इनकी अच्छाई के भी दिन लदते हैं। 2014 के अंदर वैश्विक हालात बदलने शुरू होते हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अमेरिका को लगने लगता है कि मैंने जापान को बगल में पाल पोस कर बड़ा किया, अब यह वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा, यह ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब यहां पर 3 प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को हटाने के बारे में चर्चा होती है। शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री बनते हैं जापान के, वो अपने कुछ नियम बनाते हैं और उन्होंने कहा कि देखो, हम अपने वेपन बेचने के कुछ नियम बनाते हैं और कहेंगे कि हम उन देशों को कभी वेपन नहीं बेचेंगे जिनके साथ में हमारे दुनिया में मतलब प्रोहिबिशन है कि ये देश गलत हैं, इनको किसी गलत प्रकार से इन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया, हम उनको हथियार नहीं बेचेंगे। मतलब इन्होंने धीरे धीरे अपने नियमों में परिवर्तन करना शुरू किया। 3 बड़े नियम बनाए। कहा कि अगर किसी के साथ ट्रांसपेरेंसी का मामला नहीं है, हम उसको वेपन नहीं देंगे। अगर किसी देश के बारे में यह प्रमाण है कि वो किसी और को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है, हम वेपन नहीं देंगे। मतलब यह था कि इन लोगों ने एक प्रकार से 2014 में यह साइन दिखाना शुरू किया कि हम डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। अभी भी कहीं पे युद्ध का हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन अब क्या करें, जब दुनिया भर में इतने वेपन बन रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं। हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम पर होगा हमला तो हम बचते रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह से कहते हुए 2014 में इन्होंने हल्के हल्के नियमों में परिवर्तन किया।
आज तो हेडलाइन बनती है कि जापान ने अपने उन सारे नियमों को किनारे रखते हुए आदेश दे दिया है कि जितने भी प्रकार के वेपन हैं हम सब एक्सपोर्ट करेंगे। यह हेडलाइन बनती है। और जब यह हेडलाइन बनती है तो हेडलाइन होती है कि इन्होंने अपनी लंबी दशकों पुरानी जो नीति है उसको त्याग दिया है और हथियारों की बिक्री में एंट्री कर ली है। आप कहेंगे सर इसमें भी युद्ध कहां है? आपको वेपन बेचने के लिए सबसे जो प्रायर कंडीशन नीडेड है वो है अशांति। अगर दुनिया में कहीं शांति है तो युद्ध के अंदर वेपन नहीं बिकेंगे जनाब। आज अमेरिका जिस तरह से ईरान को गल्फ से लड़वाया, लगभग $8 बिलियन का सौदा लेके बैठा है। दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि सर हमें वेपन दे दो। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हथियारों की खरीद बढ़ चुकी है। युद्ध होते रहने चाहिए तभी डिफेंस इक्विपमेंट बिकते रहेंगे, जो कि बहुत महंगे सौदे होते हैं। मतलब जहां आप एक्सपोर्ट के बाद कुछ पैसा कमाते हैं, आपको कुछ वॉरशिप बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाते हैं। मतलब समझकर देखने वाली बात यह है कि दुनिया की विकसित राष्ट्र तक टेक्नोलॉजी और डिफेंस के थ्रू ही अब पैसा कमाना चाहते हैं। और इसी में एंट्री अब जापान की होती है, जो कि जाना ही टेक्नोलॉजी के लिए जाता है। वो कहता है सुनो बहुत हुआ सम्मान, अब हमें अशांति पसंद है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे कारण इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जापान की वर्तमान प्रधानमंत्री तकाइची के द्वारा नियमों में हुए इस परिवर्तन के कई सारे कारण हैं, जिन्हें अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह महाशय ही है। इन्हें जब से यह भावना आई है कि जीवन में मैं ही सब कुछ हूं, दुनिया के लिए मैं ही राष्ट्रपति हूं, इन्होंने पूरी तरह से उकसाने का काम कर दिया है। इन्होंने नाटो को जिस तरह से धमका धमका करके कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं सुरक्षा नहीं दूंगा, तो जापान को टेंशन होने लगी कि यार ये मेरी सुरक्षा कब देगा जब नाटो के देशों की सुरक्षा नहीं दे रहा, जबकि वो नाटो मेंबर नहीं है। आप पूछेंगे कि क्या जापान को धमकाया था? जी हां, ये नाटो को धमकाते धमकाते जापान को धमका दिए और कहा कि यार मुझे जापान के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी करने का क्या फायदा, मुझे नहीं पता किन लोगों ने उसके साथ सिक्योरिटी ट्रीटी कर ली थी, क्यों देते हैं हम जापान को सुरक्षा। अरे बेचारा जापान तुम्हारे चलते नॉर्थ कोरिया के डर के मारे तुम्हारे साथ रहता है कि तुम उसे बचाओगे, और तुम राष्ट्रपति होकर कह दे रहे हो कि मैं क्यों बचाऊं इसको, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम इस पे इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। भाई जापान के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर दिए ट्रंप ने कि भय का माहौल बन गया। लिखते कौन कर दिया ये सब? मैं नहीं होता, मैं होता तो नहीं करता। जापानी बेचारे घबरा गए। इतना ही नहीं, जापान को हमने इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना बड़ा है, सुनो 35% टैरिफ लगाओ। भाई 35% टैरिफ लगाया, इनका जो स्टॉक मार्केट है धाड़ से नीचे गिर गया। इन्होंने जापान के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, क्योंकि टोयोटो जैसी जो गाड़ियां हैं इनकी, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट कैप को पकड़कर चलती हैं, अर्थव्यवस्था में 8% हिस्से इनके कार निर्माताओं के हैं, उन पर इन्होंने टैरिफ मार दिया कि या तो अमेरिका में आओ लगाने के लिए, नहीं तो टैरिफ पाओ। इन्होंने जबरदस्त तरीके से जापानियों को ह्यूमिलिएट करना गिन गिन कर शुरू किया। इतना ह्यूमिलिएट किया कि जापान के एक प्रधानमंत्री को तो ट्रंप के कार्यकाल में इस्तीफा देना पड़ा। नाम था उनका इशिबा। वो ट्रंप के टैरिफ संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनको लोग पूछने लगे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे साथ जापान के, अमेरिका के इतने अच्छे रिश्ते हैं जापान के साथ, तुम्हारे ऊपर इतने टैरिफ अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। बोले छोड़ दो। अब भाई साहब इसके बाद आती है तकाइची। तकाइची जब प्रधानमंत्री बनकर आती हैं तो ट्रंप महाशय के सामने ये बैठती हैं। ट्रंप इनके भी मजाक में मजे ले लेते हैं, पर्ल हार्बर की घटना इनको याद दिला देते हैं कि आप तो कम से कम मत ही बात करो। तो जापानियों को अब पूरी तरह से अपना ह्यूमिलिएशन जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया। इन व्यक्ति ने इस दुनिया को बहुत कुछ तरह के जख्म दिए हैं, उनमें से एक जापान जैसे देश को फिर से जगाने वाला जख्म भी है, क्योंकि आने वाले समय में जापान क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है। दूसरे कारण में चलें तो इन दोनों की मित्रता है। जो कभी जापान के आश्रित रहे, आज से 80 साल पहले जो जापान के गुलाम रहे, आज ये इतनी पावर बन चुके हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा है। ट्रंप ने एक बार इसका नाम नहीं लिया, और ये तो पूरी शक्ति, वैश्विक महाशक्ति बनकर बैठी हुई है। ऐसे में ये दोनों देश एनी टाइम जापान को हूल देते रहते हैं कि तुम्हें बेटा हम मारेंगे, तुम्हें हम मारेंगे। तो ऐसे में इन्हें कुल मिलाकर यह समझ में आया कि जो कभी हमारे गुलाम थे आज हमारे सामने बोल रहे हैं, अगर हमने इनको नहीं रोका तो हमको बचाने कोई नहीं आएगा। आप पूछेंगे नहीं सर, अमेरिका ने सिक्योरिटी पैक्ट कर तो रखा है। अजी साहब, अमेरिका का सिक्योरिटी पैक्ट बड़ा ही डेंजरस है। कैसे? अमेरिका ने 2025 के नवंबर में ही जापान में खड़ी अपने मिसाइल सिस्टम को हटा लिया। बोले युद्ध के अंदर जरूरत पड़ेगी। और तो और अभी जब युद्ध चल रहा था तो नॉर्थ कोरिया के बगल में जापान का सही हाल साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया में खड़े हुए थार्ड सिस्टम को हटा करके अमेरिका इन कंट्रीज में ले गया, गल्फ कंट्रीज में, कि सुनो ईरान वाले बहुत मार रहे हैं, एक थार्ड बर्बाद हो गया है, हम तुम्हारे यहां से हटा कर ले जा रहे हैं। यानी अमेरिका को जब जरूरत पड़ी इन लोगों को खाली छोड़ करके निकल गया। मतलब अब इन सबको एहसास हो गया कि अमेरिका के साथ रहना एक ट्रस्टीशिप सिद्धांत तो नहीं है,
ट्रस्ट का तो मामला नहीं है। यही कारण है कि जापानियों ने तत्काल प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा और इसके साथ समझौता मार दिया और कहा कि सुनो सर, आपको 11 वॉरशिप तैयार करके हम देंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील होती है और 17 देश जापान के सामने हथियार खरीदने की इच्छा लेकर प्रकट हो जाते हैं कि जापानी अगर बनाएंगे तो सब मजा ही हो जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, क्योंकि जापान की तकनीकी एकदम उच्च स्तरीय है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 11 वॉरशिप खरीदने के लिए $7 बिलियन की डील की है, यानी कि जहाज जिस पर की मतलब लड़ाई के लिए जो युद्धपोत होते हैं वो तैयार करने के लिए $7 बिलियन की डील की है, जिसमें जापान ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि हम आपको तकनीकी ट्रांसफर भी करेंगे, क्योंकि जापान अब खुद के लिए तो बना ही रहा है, औरों को भी देगा ताकि उसको जहां युद्ध करवाने की जरूरत पड़ेगी वहां पहुंच जाएगा। इसी के चलते यूक्रेन ने जापान के साथ बैठकर चर्चा की कि सर सुनो ना, थोड़ी तकनीकी हमारे साथ भी साझा कर लो और नाटो के उस पूल में आप आ जाओ जहां वेपन खरीदने की। जापान ने नियम यह बना रखा है कि किसी भी युद्धग्रस्त देश को वेपन नहीं देगा, लेकिन यूक्रेन उकसा दिया और कहा कि सर हम औरों पर आश्रित रहने की जगह चाहेंगे कि जापान अपनी तकनीकी हमें दे दे। इसी के साथ साथ जापान ने भारत पर भी अपना डोरा डाल दिया और कहा कि हम भारत को मोगामी फ्रिगेट देना चाहते हैं और मिलकर के प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यह इनकी ऐसी फ्रिगेट है जो स्टेल्थ क्लास है, मतलब कि इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन यह सबमरीन को पकड़ सकती है। इंडियन ओशन में इन दिनों चाइना वाले जिबूती तक अपनी सबमरीन को घुमाते हैं। इंडियन ओशन में चाइनीज लोगों का धीरे धीरे इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी जो मोगामी क्लास ये फ्रिगेट बनाई हुई है, इसकी खासियत यह है कि जहां किसी जहाज पर 200 नौसैनिक बैठने की जरूरत हो, यहां 90 में यह काम कर लेती है। पकड़ में आती नहीं है, तेज गति से चलती है। ऑस्ट्रेलिया को यह को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो भारत से कहा आओ मिलकर के हम ऐसी वॉरशिप बनाते हैं जो चाइनीज सबमरीन्स के ऊपर निगरानी रखेगी। तो इस क्लास की सबमरीन की ये भारत के साथ मिलकर के निर्माण की आज की सुर्खियां हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक को तैयार हो गए हैं कि हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जापान का जो ये उदय है, जो आज आपको बहुत सकारात्मक दिख रहा है, आने वाले समय में लोगों को चिंता दे रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा है कि हमारा बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में जिनके इतिहास रंगे हों, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके इतिहास गंदे हैं, तो ये आज तक उन्हीं चीजों से लदे पड़े हैं। जापान ने जो 80 साल तक चोगा ओढ़ कर रखा था अच्छे होने का, वो अब उतर रहा है। दुनिया को इस पर चिंता होनी चाहिए या फिर इसे जापान की आत्मरक्षा समझकर यह समझना चाहिए कि ठीक ही है, अपने बचाव के लिए कर रहा है, अदरवाइज नॉर्थ कोरिया मार देगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, हमारे बहुत सारे शोज इन दिनों नए आए हैं, उन्हें देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।